हेलो नमस्कार। कैसे आप सभी। स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम यूजीसी नेट पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमने 2012 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू की बात करेंगे। आज हम उसके चौथे लेक्चर की ओर चलेंगे। हम हर लेक्चर में 25-25 क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा ये है चौथा लेक्चर। तो बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की ओर और देखते हैं पीवाईक्यूज क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं और भी एग्जामों में। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट आपसे 25 क्वेश्चन की बात कर चुका था। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे 25 क्वेश्चन बात करे थे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 26 है। 25-25 ही अपन ले रहे, जैसे हमने वहां पर लास्ट देखे थे कितने 25 क्वेश्चन पहले लेक्चर में, फिर दूसरे में 25 और अभी तीसरा लेक्चर में 25 हो चुके हैं। अब यहाँ पर 26 से क्वेश्चन नंबर। तो दीवान खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? चार ऑप्शन है आपके सामने। सतत कृषि भूमि, पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व मुक्त भूमि और राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि या उसर भूमि। चार ऑप्शन है। तो दीवान खालसा, जब भी खालसा वर्ड है समझ जाना डायरेक्ट, जैसे आज कैसा होता है केंद्र शासित प्रदेश, उस समय केंद्र शासित प्रदेश को क्या बोलते थे? खालसा बोलते थे। तो यहाँ पर राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि क्या आ जाएगी? आपकी खालसा भूमि हो जाएगी। क्लियर है बात? चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? कुछ सूची दे रखी है और ये बताया गया है आपको कि किससे संबंधित है ये, है ना। जैसे माल गुजार, तो माल गुजार कौन होते थे? मुफ्ती कौन होते थे? अंजुमन कौन होते थे? और खानजात कौन होते थे? अगर मैं बात करूं आपसे, तो माल गुजार जो होते थे वो कौन होते थे? भूमि धारक होते थे, प्राथमिक जमींदार होते थे। ठीक है, प्राथमिक जमींदारों को क्या बोला गया? माल गुजार बोला गया। फिर उसके बाद में अगर बात करूं आपसे, जैसे ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ किसी एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता है? करेक्ट। बी का थर्ड क्या बोलता है? मुफ्ती क्या होते थे? मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों को विशेषज्ञ होते थे, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, एक तरीके से न्याय करने का काम करते थे। अंजुमन की अगर मैं बात करूं तो सी का सेकंड क्या हो जाएगा? स्थानीय मुस्लिम संस्था को क्या बोलते थे? अंजुमन बोलते थे। और खानजात क्या होते थे? डी का फर्स्ट क्या हो जाएगा? अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग। अभिजात का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, बड़े परिवार के लोग, है ना, खानजात कहलाते थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कुछ शब्द दिए गए और 4 ऑप्शन दिए गए, है ना। अगर मैं बात करूं आपसे हुंडी, तो हुंडी क्या था? एक तरीके से हुंडी को समझो क्या होता था? एक विनिमय पत्र होता था, है ना। हुंडी क्या होता था? आपका विनिमय पत्र होता था। यहाँ पर क्या करते थे ये लोग? मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हवाला टाइप कारोबार। हुंडी मतलब लिख के कागज में दे दिया कि हाँ ये व्यक्ति आएगा, इसको इतना पैसा दे देना, विनिमय पत्र हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ए का सेकंड हो गया। तो ए का सेकंड किस में आ रहा है? 2 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी और सी बी। मतलब ये वाले 2 ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाते? एलिमिनेट हो जाते। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद दस्तक क्या होता था? दस्तक एक तरीके से क्या समझ सकते हो आप उसको? कर छूट के प्रयोजन के लिए होता था, दस्तक दिया जाता। पास बोलते हैं ना आज के समय में, जैसे आप गरबा देखने जा रहे हो तो पास मिल जाता है ना, तो पास होता है दस्तक। तो बी का 4 हो गया। तो बी का 4 किस में आ रहा है बताओ? ये ऑप्शन में आ रहा है आपके, ऑप्शन नंबर सी। फिर और भी देख लेते हैं। सनद किसका आएगा? सनद में थर्ड आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? प्राथमिक उत्पादों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन। सनद दे देना, एक तरीके से कह सकते हैं एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट को क्या बोलते थे? अग्रिम मतलब एडवांस। ठीक है, एडवांस पेमेंट को सनद बोलते थे। और ददनी लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? मुगल शाही आदेश हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बात करता है कि भारत के मुस्लिम वास्तुकला में नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? है ना, नोकदार मतलब वो इस तरीके से डिजाइनिंग वाली ये वाला पैटर्न समझ सकते हो, झालर पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो ये किसने करा था? शाहजहां ने करा था। शाहजहां ही सब डिजाइने लेकर आया था। जब भी वैसी कुछ बात हो स्थापत्य की, तो आप किसका नाम याद रखो? शाहजहां का नाम याद रखो। क्लियर है? फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी कि भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का सहयोग है, लेकिन अफगान अभिजात्य वर्ग के व्याप्त असंतोष के कारण यह सहयोग क्या हो गया? टल गया है। ये बात बोलने वाला व्यक्ति कौन था? आपका आरपी त्रिपाठी था। ये नाम अभी भी पहले भी आया था। मध्यकालीन इतिहासकार है, एक तरीके से कह सकते हो। इन्होंने मध्यकाल पर बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी है। तो ये कह रहा था कि अफगान भारत की सत्ता पर राज कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। जैसे अब हम देखेंगे जब मुगल पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी के बारे में देखेंगे, है ना, बीच में इन्होंने किस तरीके से राज करा, लोधी वंश वगैरह भी आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोला है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया इस पे डायरेक्टली क्या कर लिया करो, नहीं को अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। ठीक है, उसने दीवान ए कोही नामक विभाग की स्थापना करी। अरे मेरे को तो यही लग रहा है, ये तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दीवान ए कोही वर्ड आया तो ये किसने बनाया था?
ये याद करो किसका द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था ये तो, MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था दीवाने कोई डिपार्टमेंट। बाकी सारे चीजें क्या करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। देख लेते क्या क्या करा था। जियाउद्दीन बर्नी क्या बोलता है, इसकी कराधान नीति की आलोचना करता है, सही बात है। कोतवाल इसका कौन था, मलिक फखरुद्दीन था जिसका वफादार व्यक्ति था। फिर उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को क्या बोला है, खलीफा घोषित करा था। ये बात भी सही है ना। दिल्ली सल्तनत सॉरी खिलजी वंश में ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित करा था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। चलते अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं तो मुजहिद की उपाधि किसे दी जाती है, समकालीन इतिहासकारों में मुजहिद की उपाधि किसे दी जाती है, बताओ। शाहजहां को मुजहिद कहा गया, क्लियर है बात, शाहजहां को मुजहिद की उपाधि दी गई है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते। 33 में क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए और उनके बारे में बताना है उन्होंने क्या क्या संप्रदाय चलाए, ठीक है। तो रामानुज की अगर मैं बात करूं आपसे, तो रामानुज किससे संबंधित है, चैतन्य किससे संबंधित है। जैसे चैतन्य का मुझे ध्यान आ रहा है ये गोंडीय वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो बी का फोर्थ हो गया, बस बात खत्म। बाकी हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, सब पढ़ना जरूरी नहीं है, पर हाँ ये कि पढ़ा हुआ इतना होना चाहिए कि कोई भी एक ऑप्शन एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंच जाए। जैसे नानक, गुरु नानक की बात हो रही है तो ये निर्गुण भक्ति से थे। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग और रामानुज का क्या आ जाएगा आपका, विशिष्ट द्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद को इसका है, रामानुज का है, रामानुजाचार्य का है, क्लियर है। तो 1 से 4 चीजें कंप्लीट होती है आपकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी आपको सूची दे रखी है और कौन सूची किससे संबंधित है ये बताया गया है, ठीक है। तो कादरिया संप्रदाय, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है मेरे हिसाब से, है ना। देखो नेट में तो आपको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना ही नहीं है, तो कुछ भी तो लगा के आना। जैसे जानकारी है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी लगा के आना, छोड़ना नहीं है उसमें क्वेश्चन, क्योंकि छोड़ोगे तो मार्क्स सही नहीं, गलत ट्राई तो करोगे, क्या पता सही चले जाए। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया, कुछ संप्रदाय दिए और उनके क्या बताए गए कि कौन उसके संस्थापक थे, ठीक है। तो कादरिया संप्रदाय के जो अगर व्यक्ति की बात करूं तो मैं शाह नयामतुल्लाह नाम था। फिर उसके बाद में अगर बात करूं आपसे, अगला कौन सा है, नक्शबंदिया, ठीक है। तो नक्शबंदिया बी का थर्ड आ जाएगा, ठीक है। नक्शबंदिया का कौन आ जाएगा, ख्वाजा बकी बिल्ला नक्शबंदी संप्रदाय से था। फिर फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति कौन आ जाएगा, समरकंदी, ठीक है। तो मैं किस ऑप्शन की ओर बढ़ रहा हूँ, बी ऑप्शन की ओर बढ़ रहा हूँ। 34 का क्या आ जाएगा, बी। और लास्ट में सत्तारी संप्रदाय का कौन आ जाएगा, शाह अब्दुल सत्तार, है ना। इसका पूरा नाम था शाह अब्दुल सत्तार। अब वो सत्तार इसलिए नहीं लिखा कि आप समझ जाते कि हाँ इसका यही है ना। ये थोड़ा सा ट्रिक खेलते हैं। इस तरीके के मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यूजीसी बहुत पूछता है ना, मतलब जोड़ियां मिलाना। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 35 की ओर। देखो फिर आ गया एक और, है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, मसंद क्या होता है, सहजदारी क्या होता है, ठीक है। सहजदारी या सहजदारी बोलते हैं। सरदेशमुखी ये पता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। सरदेशमुखी क्या होता था बताओ, मराठा राजस्व के लिए मांग किया गया प्रयुक्त शब्द, हाँ देशमुख शिवाजी अपने आप को अपने क्षेत्र का देशमुख मानते थे, कहते थे कि भैया ये एरिया मेरे पिताजी वगैरह और पूर्वजों का था, तो मैं इस एरिया का क्या हूँ, सरदेशमुख हूँ। तो वो 1/10 की वसूली करते थे अपने क्षेत्र से, है ना। तो ये मराठा राज्य समझ दिया जाएगा। दल खालसा या फिर आप समझ सकते हो खालसा पंथ, 1699 गुरु गोविंद सिंह सिख का धार्मिक संगठन। तो ये यहाँ से हो गया सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो किसमें आ रहा है, थर्ड फोर्थ, ये रहा ए में ही आ रहा है। 35 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, मसंद सिख गुरु का सहायक होता था मसंद, और सहजदारी क्या था, गैर खालसा सिख को बोला जाता था, जिनका खालसा पंथ से लेना देना नहीं था, अलग थे जो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में नई शैलीगत विशेषताएं क्या पाई जाती है ना। एक अलग टाइप की योजना थी। तो ये जो योजना थी एक अष्टभुजी योजना थी। वैसे इसमें संगमरमर और लाल पत्थर का भी प्रयोग था, है ना। लाल बलुआ पत्थर था, ये बालू नहीं होता है, बलुआ होता है ना। क्या होता है, बालू पत्थर क्या होता है, लाल बलुआ पत्थर होता है। तो वैसे ये अष्टभुजीय था। तो अष्टभुजीय मकबरे की जो व्यवस्था थी वो किसमें देखने को मिलती है, खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में, क्लियर है बात। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, सल्तनत चित्रकला की किस शैली में मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करा, है ना। मुगल काल में आपको पता है चित्रकला थी किसके समय, जहांगीर के समय स्वर्णिम काल था। जहांगीर क्या बोलता था कि मैं तो एक पेंटिंग में अगर 10 लोगों ने भी काम करा है तो मैं बता दूंगा कि किसने किसने काम कर रखा है, मतलब इतना जानकार व्यक्ति बताता था अपने आप को, ठीक है। पेंटिंग का महारथी आदमी था, शाहजहां स्थापत्य का महारथी आदमी था। तो सल्तनत काल की चित्रकला में, है ना, इंडो पर्शियन, है ना, इंडो और पर्शियन,
पर्शियन मतलब पारस, इंडो पर्शियन। और चोर पंचासिक और लोअर चंदा, जैसे ये जो दोनों शैलियां है ना, ये कहाँ की शैली है? राजस्थानी शैली है। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला है, इनका मिश्रण भी मिलता है और आपको इंडो पर्शियन का भी मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 37 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको क्या निकालना है? गलत कथन का चयन करना है ना। बाबर के जीवन व्रत में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। हाँ, सीधी सी बात है, बाबर ने बताया है कि भाई मैं यहाँ आया था, मेरे को ये लोग पसंद नहीं आए, भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग वैसे हैं, भारत में लोग सुंदर नहीं है, यहाँ नदियों के अलावा कहीं नहीं है। तो भाई काय को आया था जब कुछ नहीं है तो बाबर के जीवन व्रत में समकालीन कार्यों का प्रकाश डाला गया, ये बात सही है। प्रकृति का चित्रण करा है, नदियाँ पहाड़ के अलावा कहीं नहीं, ऐसी बातें बोलता है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है। ठीक है, ये सब बातें किसने बोली है? फिर फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में नहीं जानकारी दी है, ये बात मेरे को ये लग रही है। देखो ये बोला उसने पूछा गलत कौन सा है, और उसने अपने समकालीन लोगों और अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला, ये बात भी सही है। उन्होंने बोला गलत कौन सा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बारे में उसने जानकारी दी है ना, नहीं, यहाँ पर नहीं वर्ड यूज कर लिया है। ठीक है, जानकारी दी है उसने काबुल में। ठीक है, समरकंद, फरगना, काबुल, यहाँ से ठोकरें खा के आया था बाबर, है ना। तो उसके बारे में बताया कि हाँ मैंने जीवन में ठोकरें खाई, है ना, उसने अपने समय का बताया है। फिर चलते अगले, तुलसीदास की कौन सी पुस्तक है भाई? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप तो शायद ही देखने को मिले, अगर देखने को मिल रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी है ना। तो क्या क्वेश्चन है भाई? कवितावली भी लिखी है, हाँ, रामचरितमानस भी लिखी हुई, गीतावली भी लिखी है ना। रामचरितमानस कौन सी भाषा में बताओ? अवधि में। ठीक है, अवधि भाषा में लिखी गई। तो क्या हो जाएंगे? उपरोक्त तो सभी, कवितावली, गीतावली, रामलला, नहशु, है ना, और भी उनकी किताबें, रामज्ञा प्रश्न। फिर चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से बरकरी संप्रदाय से कौन कौन संबंधित है? GNT। ठीक है, क्या मतलब है इसका? ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, है ना, मतलब ये तीनों व्यक्ति संबंधित है। ठीक है, किससे? बरकरी संप्रदाय से। लेकिन स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे आपके? नामदेव है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड नंबर के जो व्यक्ति है नामदेव, GNT में। क्लियर है? कई बार इस तरीके से पूछ लेते इनमें से कौन से बरकरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो नामदेव आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या बोलता है? 41वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। 4 आपको कथन दिए गए कि भाई उस समय क्या चल रहा था। 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है। 17वीं सेंचुरी मतलब आपका 1600 से लेकर 1700 का टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बताया गया है? समसामयिक शाही वर्ग एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की एक छोटी सी संख्या को धीरे धीरे प्रोन्नयन हुआ। कुल मिला के ऐसा है कि भाई उन्नति का काल रहा, ये वाली बात बताई गई है। उन्हीं का प्रशासनिक सेवाएं वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ती गई। किसकी बात हो रही है? औरंगजेब का टाइम पीरियड चल रहा है लगभग, है ना। ये सदस्य सामान्यतः खत्री और कायस्थ जातियों के लिए गए थे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बात हो रही है वैसे विशेष रूप से शासक वर्गों के बारे में, है ना, और कुछ ब्राह्मण भी इसी शासक वर्ग में शामिल थे, है ना। शासक वर्ग में कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे कैसी जातियाँ थी, ये सब बात करेंगे स्टेटमेंट में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो वैसे इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। नहीं समझ में आया तो उपरोक्त सभी तो अपना सबसे फेवरेट ऑप्शन है ही सही। ठीक है, अब नहीं पूछते इस तरीके के क्वेश्चन, पहले जो ओल्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ऐसी बातें आती थी। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है? कौन मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार था? मुगलों में जो फनी चित्रकार मतलब पेंटिंग्स कैसी बनाता था? फनी पेंटिंग्स बनाता था। आज के समझ लो कार्टूनिस्ट होगा, है ना। तो उस समय कौन था? एक मिसिकन नामक व्यक्ति था जो आपका क्या बनाता था? फनी पेंटिंग्स बनाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किससे लड़ा था? करतारपुर की लड़ाई बाज को लेकर। शाहजहां के पास एक बाज था, वो उड़ के किधर चला गया था? एक गुरु के, सिख गुरु के पास चला गया था। तो वो बताना कौन से सिख गुरु थे जिनसे युद्ध करा था? कौन से सिख गुरु थे? गुरु हरगोविंद थे, है ना। वैसे फिर बाद में मीडिएशन में शांत करवाया, हालांकि बाज नहीं दिया उनको, हरगोविंद सिंह ने रख लिया था कि ये तो अब मेरे पास आ गया है तो मेरा हो गया। फिर उसके बाद में अगर बात करूं, कुछ कथन दिए गए। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही, अभिकथन और तर्क, ए और आर की बात, है ना। तो अभिकथन की अगर मैं बात करूं तो 17वीं शताब्दी के अंत से में 18वीं शताब्दी के शुरू में, जहां पर बात हो रही है 17वीं शताब्दी के एंडिंग में, लगभग 1750 से लेकर 1800 के बीच, और जैसे आप इस टाइम पीरियड को मान सकते हो 1750 से लेकर 1850 के बीच में, ये 100 साल का पीरियड में किसानों ने बार बार विद्रोह के बारे में विश्वास किया जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था। तो किसानों का विद्रोह मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था, ये बात बोली गई है। फिर केंद्रीकृत मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी, है ना, यहाँ पर ये बात हुई है। तो देखो मुगल भावना तो नहीं थी, आसपास के लोग पसंद नहीं करते थे मुगलों को, तो ये बात तो बिल्कुल सही है बी वाली में। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट इसका तर्क दे रहा है?
मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका तर्क है फुल है ना। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग बातें होगी है ना। क्षेत्रीय भावना अलग है और कृषि किसानों का विद्रोह अलग अलग। ठीक है, तो ये इसका तर्कफुल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूँ तो 44 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। भाई इससे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। मुगलों को कौन नहीं पसंद कर रहे, लोकल लोग नहीं पसंद कर रहे और किसान उस समय विद्रोह कर रहे थे। क्लियर है। अंग्रेजों की भी बात हो रही है, क्योंकि अंग्रेजों के संदर्भ में देखो ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए, अगर और ध्यान से पढ़ोगे तो ये अंग्रेजों के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, और बता रहा है कि भाई उस समय भी विद्रोह हुए थे। फिर और अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की 45, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र डच वाणिज्यिक केंद्र था। कमर्शियल साइट कौन सी थी डचों की, केंद्र नहीं था, है ना। इंपॉर्टेंट है, नहीं वर्ड को बिल्कुल पहले अंडरलाइन कर लिया करो। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हुगली। हुगली इनकी एक इंपॉर्टेंट साइट नहीं थी। क्लियर है। बाकी मुसलीपट्टनम, करिकर, बालासोर ये सब इनकी इंपॉर्टेंट साइट थी। हुगली जो पड़ता है कहाँ पर आपका, बंगाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में क्या बताया गया है, अंग्रेज अधिकारी का नाम बताया है जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। पड़े पर नहीं, पट्टे पर, है ना। पट्टे पर मतलब क्या, उनने एक तरीके से सौदा कर लिया कि भाई ये एरिया मेरा। तो ये व्यक्ति जो जिसने सौदा करा था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस डे। यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में मेज द फॉलोइंग दिए, है ना। तो क्या बताया गया कि कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि। प्रथम कार्नेटिक युद्ध, कर्नाटक युद्ध के बाद एक्सला शेपल की संधि हुई थी। एक्सला शेपल कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है ना। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच में था, आंग्ल और फ्रेंच के बीच में। तो एक्सला शेपल, तो ए का सेकंड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अभी भी आंसर क्लियर नहीं है। फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार, मैसूर वार के बाद कौन सी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में तो क्या होता है, टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है। तो बी का थर्ड अब किस में आ रहा है, बी का थर्ड इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट ना। सी का फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि क्यों होगी, सी का फोर्थ तो नहीं होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ हो। 47 का जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, डी आएगा। डी तो है, लेकिन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो मराठा युद्ध के बाद जो संधि हुई थी वो कौन सी थी, बेसिन की संधि हुई थी ना, बेसिन की। तो सी का यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्थ। हाँ सही तो है, सही है, सी का फोर्थ हो जाएगा। और थर्ड कार्नेटिक वार के बाद कौन सी हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, करेक्ट है ना। इसको यहाँ से सही कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। डी का 2, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2, फिर उसके बाद मैसूर युद्ध के बाद ये हो जाएगा, फिर मराठा युद्ध का ये हो जाएगा, और ये जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा पेरिस की संधि। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 में क्या बोला गया, सहायक संधि का कौन सा भाग नहीं है ना। सब्सिडरी अलायंस का कोई सा प्रावधान नहीं है। वेलेस्ली की सहायक संधि, इसमें क्या था कि अंग्रेज जनरल के कमान पर अंग्रेज बल रखना होता था। कुल मिला के वहाँ पर एक रेसिडेंट्स के रूप में अंग्रेज रहेगा। दूसरी बात क्या बोली गई है, युद्ध करने या शांति करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। हाँ ये बात भी सही है, ये भी था, नहीं पूछा है उसने। राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपियन शक्तियों के संबंध नहीं रखने होंगे। हाँ ये बात तो उन्होंने डाली थी, क्योंकि उनको पावरफुल बनना था। तो उन्होंने ये बात डाल दी कि भाई कोई दूसरी यूरोपीय शक्ति से आप नहीं रखोगे। फ्रेंच को खत्म करने के लिए पॉइंट डाला था। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो वह दत्तक ग्रहण कर सकता है। नहीं ये बात नहीं, मतलब भाग नहीं है। मेरे हिसाब से जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा हमारा, ये करेक्ट होगा, है ना। दत्तक ग्रहण मतलब स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो दत्तक ग्रहण कर सकता है। मतलब ये बात थोड़ी लिखी है उसने, ये तो उसी के लेकर प्रावधान लेकर आए कि भाई जिसका उत्तराधिकारी नहीं है वो साम्राज्य हमारे अंडर में आ गया, उसको दत्तक ग्रहण करने की तो अनुमति ही नहीं, और जिनके दत्तक पुत्र है वो भी हमारे अंडर में आ गए। ये वाली बात करी थी। तो ये दत्तक ग्रहण करने की बात कहां से आ गई, दत्तक पुत्र का मतलब होता है आपने गोद लिया। ठीक है, किसी राज्य का जो भी मतलब वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद ले लेते थे। चलते 49 क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन में क्या बोला गया, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाहियों का यूरोपीयकरण कर दिया और ऊंचे पद पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई। ये व्यक्ति कौन था, आपका कॉर्नवालिस था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने इस तरीके का काम करा था। भाई उसको भारतीय लोगों को ऊपर उसने पहुंचाने का काम बंदी कर दिया था। चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में आपके क्या दिए गए, अभिकथन दिया है और तर्क दिया गया। और इसमें आपको क्या बताया गया लास्ट क्वेश्चन में, कि अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भूभाग पर भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी, जिससे भारतीय किसान क्या हो गए थे, कंगाल हो गए थे। ये तर्क है। ठीक है, ये वाली बात की गई है। किसमें बात की गई है, आपके अभिकथन और तर्क के रूप में। तो अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को आंसर को देख के ए और आर तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो हाँ इन्होंने भू राजस्व की अलग अलग अवधि तो लागू की थी। कई क्षेत्रों में अलग अलग थी, रेतवाड़ी थी, मालवाड़ी थी, है ना। तो अलग अलग क्षेत्र, तो इससे किसान तो कंगाल हुए ही थे, किसानों की स्थिति दयनीय हुई थी। तो ए और आर दोनों सही है और ये का स्पष्टीकरण है। ठीक है, आई होप आपको ये बाकी के 25 क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए,
और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। कोई डाउट हो, समस्या हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को, या फिर यूट्यूब कमेंट में सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।